नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका युवा कंपटीशन क्लासेस छबड़ा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं रीट की, संस्कृत की, एमपी वर्ग 3 की संस्कृत की और सी टेट में जो संस्कृत के विषय से सवाल पूछे जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे पहले आप एक बार जरूर देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो थोड़ी सी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो की करते हैं, जहां पर हमने संस्कृत इस शब्द के बारे में, इसके अर्थ के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में और व्याकरण इस शब्द और इसके अर्थ और प्रकृति के बारे में समझा था। आज हम बात करने वाले हैं उससे थोड़ी आगे की, जहां पर हम वर्णों के बारे में जानेंगे कि क्या वर्ण है, वर्ण किन्हें कहेंगे और वर्ण कहते किन्हें हैं, अक्षर क्या है, वर्ण क्या है। तो मित्रों आप देखिए, हमने लिखा हुआ है इसकी परिभाषा में कि हम मुख से जिन वर्णों का, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्ण या अक्षर। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। अर्थात जो संस्कृत का व्याकरण है वो वर्णों का विषय है। सारा का सारा संविधान जो है वो वर्ण आश्रित है और वर्णों का वहां पर बहुत अधिक विस्तार किया गया है। इसलिए महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में एक वर्णों की परिभाषा लिखी और उन्होंने बताया कि न शरति इति अक्षरः, न शरति इति अक्षरः। जिनका न माने नहीं, शरति माने शरण होता है, इति माने वह अक्षर है। जिनका शरण नहीं किया जा सकता, जो घटे ना, जो विभाजित नहीं किए जा सकते, यानी कि जिनको हम और अब नहीं अलग अलग कर सकते, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, वो क्या है? वर्ण या अक्षर। वो क्या है? आपके सामने यहाँ उदाहरण भी लिखा हुआ है क्या हम इसे बांट सकते हैं? इस अ में कुछ और है क्या? है क्या? नहीं है। यह अ अब इस अ को विभाजित नहीं किया जा सकता। ई लिखा हुआ है मित्रों, तो ई को भी हम विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इसमें कुछ और शेष नहीं है। मान लो हम यूं कहें कि तो इस क में क्या है? ई है। क्या है? ई है। तो इसमें एक तो क है और एक बड़ी ई है, तो इसको तो विभाजित किया जा सकता है, इसलिए इसको अक्षर कह सकते हैं और इसको हम वर्ण कह सकते हैं, क्योंकि अब इसका और शरण नहीं किया जा सकता, अब इसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें वर्ण कहेंगे। वर्ण कई हो सकते हैं, अ वर्ण है, ई वर्ण है, उ में कुछ मिला हुआ तो नहीं है, उ अब केवल उ शेष बचा है, उ ही है। क, ये क भी क्या है? वर्ण है या अक्षर है। इस क में अब कुछ शेष मात्र नहीं रह गया है। मान लो ऐसा क होता तो इस क में भी क्या था? अ था। क्या था? ऐसे था ना, क और अ, तब जाके बनता क्या? क। क में आप बोलेंगे तो क की आवाज आ रही है, आ रही है। जैसे आप बोल के देख लीजिए कि क, ख, ग, लेकिन इस क में अब कुछ शेष नहीं है, इसलिए हम इस क को तो वर्ण कह सकते हैं और इस क को अक्षर कह सकते हैं। सामान्य भाषा में वर्ण या अक्षर में सिर्फ इतना सा भेद है, लेकिन वर्ण या अक्षर को सामान्यतः एक ही भाषा में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे, लिखा भी है, आप चाहे तो इसे वीडियो देखते देखते लिख भी सकते हैं इसकी परिभाषा को। और मित्रों पूछा जाएगा
कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर। और ये लाइन आप अगर याद रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, न शरति इति अक्षरः, जिनका शरण नहीं किया जा सकता, जो घटे ना, जो बटे ना, जो विभाजित नहीं किया जा सकता, वो अक्षर है, वो वर्ण है। और इसके ये उदाहरण हैं, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण और भी हो सकते हैं। इसके आगे की बात करते हैं मित्रों। और संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में जहां उन्होंने अपने वर्णों का विस्तृत विवेचन किया है, वहां पर इन वर्णों के बारे में बताया है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न पूछेगा, डायरेक्टली सिंपली प्रश्न पूछेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या लिखेंगे? दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहले तो होते हैं स्वर। कौन से? वर्णों के कितने भेद? दो भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण। कौन से वर्ण? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वरों को भी पढ़ना है, व्यंजनों को भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। पहले बात करते हैं स्वरों के बारे में। क्या स्वर है, किन्हें स्वर कहा है, संस्कृत की वर्णमाला में किन्हें स्वर कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहली बात करते हैं हम स्वरों के बारे में। स्वर क्या है? स्वर तो इसके लिए एक लाइन है, एक सूत्र है छोटा सा, उसमें हम बात करेंगे। वहां लिखा हुआ है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। एक बार इस लाइन को बोल लीजिए। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर क्या है? तो उन्होंने कहा है कि जो स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते माने जो स्वयं विराजित हो, जिनकी सत्ता स्वयं की हो, जिनकी सत्ता स्वयं की हो, जो किसी पर आश्रित नहीं रहे, जो अपने आप में पूर्ण है, जो अपने आप में समर्थ है, कंप्लीट है, जिनको अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं हो, वो क्या है? स्वर है। वो क्या है? स्वर है। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, जो स्वयं से उच्चारित हो, स्वर कहलाते हैं। जो स्वयं से उच्चारित हो, स्वर कहलाते हैं। जिनकी सत्ता स्वयं में स्थित है, जो अपने आप में स्थित है, जिनको प्रमाणित करने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो सब क्या है? स्वर है। अब संस्कृत की वर्णमाला में कितने स्वर हैं, ये बात भी पूछने योग्य है, पूछी जा सकती है। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन संस्कृत में स्वर है। तो मित्रों अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। इतने ही संस्कृत में स्वर है। इतने ही संस्कृत में क्या है? स्वर है। अ स्वर है, ई स्वर है, उ भी स्वर है, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सारे के सारे स्वर हैं। और इनकी संख्या हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो एक प्रश्न बहुत क्लियरली पूछेगा कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो 9 लिखना चाहिए, हमें 9 लिखना चाहिए, क्योंकि पाणिनि ने अपने माहेश्वरी सूत्रों में इन 9 स्वरों की चर्चा की है। इसलिए हमें मानना चाहिए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। और क्या है स्वरों के बारे में? तो इन्हें अच भी कहते हैं, अच भी कहते हैं।
इन्हें अच भी कहते हैं। स्वरों को और क्या कहते हैं? अच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं विराजित हो, जिनकी सत्ता स्वयं की हो, जो समर्थ हो, एकदम कंप्लीट हो, जिन्हें अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़े, वो सब तो स्वर हैं। और संस्कृत में 9 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इसके अलावा संस्कृत में कोई स्वर नहीं है, केवल 9 स्वर हैं और इन्हें अच भी कहते हैं। ये इनका दूसरा नाम है, ये अलग संज्ञा है। तो स्वरों को अच भी कहते हैं। अच माने स्वर, अच माने स्वर। और स्वर कितने हैं? 9। तो कैसे भी आपसे पूछे, आपको यही लिखना चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों इसके आगे की। आप सोच रहे होंगे कि भाई अ स्वर है, ई स्वर है, उ स्वर है, तो बड़ा आ कहां चला गया, बड़ी ई कहां चली गई, बड़ा ऊ कहां चला गया? तो इसके बारे में पाणिनि ने आगे बताया कि स्वरों के 3 भेद होते हैं। ऋस्व स्वर हो सकते हैं, दीर्घ स्वर हो सकते हैं, प्लुत स्वर हो सकते हैं। इनका भेद आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें संस्कृत की वर्णमाला तक पहुंचना है। ये हम सामान्य अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ से प्रश्न अगर आता है तो वो आप इसे कर लीजिए। अब देखना ये है कि अ, ई, उ, ये ऋस्व दीर्घ प्लुत इनके भेदों में हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर सामान्य सी चर्चा थी स्वरों के बारे में, तो वो कर रहे हैं हम। अब आगे जब बात करेंगे, इसके बाद में मित्रों बात करनी है हमें व्यंजनों की। किनकी? भाई वर्ण कहते हैं, 2 प्रकार के वर्ण हैं, एक तो स्वर है और एक व्यंजन है। स्वर जो स्वयं विराजित होते हैं, जिनकी सत्ता स्वयं की है, जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का कोई उपयोग नहीं करते, वो स्वर हैं। और संस्कृत में कुल मिलाकर 9 स्वर हैं और स्वरों को अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। अब बात करेंगे हम वर्णों का दूसरा विषय, जिन्हें हम व्यंजन इस नाम से पुकारते हैं। व्यंजनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो व्यंजनों के बारे में संस्कृत में एक लाइन लिखी हुई है, आप चाहें तो उसे याद कर ले, या फिर याद नहीं करते हैं तो आप उसे देख लें, एक बार उसको समझ लें। लिखा है अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वग भवति व्यंजनम। अन्वक भवति व्यंजनम, अनुवक भवति व्यंजनम का मतलब क्या है, इससे पहले हम समझ लेंगे तो पूरी की पूरी हमें चीजें क्लियर हो जाएगी। अन्वक है माने अनुगमन करे, अनुगमित होते हैं, भवति माने होते हैं। व्यंजनम वो व्यंजन है जो अनुगमन करे, अनुसरण करे, पीछे पीछे चले। किनके? स्वरों के। किनके? स्वरों के। जो स्वरों का अनुगमन करे, स्वरों का अनुसरण करे, स्वरों के ऊपर आश्रित हो, जिनकी सत्ता स्वयं में अपने में नहीं हो, जिनको अपने उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता आवश्यक रूप से लेनी ही होती है, वो क्या है? व्यंजन है। वो क्या है? व्यंजन है। तो परिभाषा इसकी लिख सकते हैं थोड़ी सी, जो अपने उच्चारण के लिए, मित्रों आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं। हम निरंतर आपके बीच में ऐसी कक्षाएं लेकर आते रहेंगे, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। जो अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर आश्रित होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग या प, म और कोई भी
जिनका उच्चारण स्वयं से न हो, जो अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर आश्रित होते हैं, यानी कि बिना स्वर के आप उसे बोल नहीं सकते, इस क को आप उच्चारित नहीं कर सकते। इस क को बोलने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही, बिना स्वर के इस क का आप उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए जो अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर आश्रित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात स्वरों को अपने उच्चारण के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए स्वरों पर आश्रित रहना ही पड़ता है, वो सब व्यंजन होते हैं। और जैसे उदाहरण दिया है क, तो क को आप उच्चारित जब तक नहीं कर सकते जब तक इसमें कोई स्वर न मिले। क में आप अ मिलाएंगे, क में आप अ मिलाएंगे तो क बनेगा, क में ही आप आ मिलाएंगे, क में ही आप आ मिलाएंगे तो का बनेगा, क में आप की मिलाएंगे तो की बनेगा, क में आप छोटी ई मिलाएंगे तो ऐसा की बनेगा, क में आप कू मिलाएंगे बड़ा हो तो कू बनेगा। लेकिन व्यंजन केवल इसमें क्या है, क। व्यंजन इसमें केवल क ही है, कभी छोटी ई, कभी बड़ा हो, कभी छोटा हो और कभी आ, ऐसे आकर मिलते रहते हैं, इसलिए केवल व्यंजनों की सत्ता है। वो पूर्णतया अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े मित्रों। अब बात करते हैं इनकी संख्या की। तो व्यंजन संस्कृत भाषा में व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? बहुत सरल सवाल आपसे पूछ लेगा कि व्यंजन कितने होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं संस्कृत भाषा में। और इन स्वरों को द्योतित करने के लिए, बताने के लिए ऐसी तिरछी रेखा का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण के नीचे अगर ऐसी लाइन लगी हुई है तो समझेंगे कि वो कौन है? व्यंजन है। कब आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा? कभी ऐसे देखा है? नहीं देखेंगे और देखेंगे भी नहीं। आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। क्यों देखेंगे? क्योंकि इस हलंत की औकात स्वरों को आगा करने की नहीं है। प्रत्येक स्वर, चाहे वो अ है, चाहे वो ई है, चाहे वो उ है, री है, री है, ए, ओ, ए, जो भी है वो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। उसको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इवन आप ये समझे कि इस अ को बोलने के लिए इस ई की भी जरूरत नहीं है। स्वरों को बोलने के लिए अपने स्वर की भी आवश्यकता नहीं है। कहीं आपको इस अ को बोलने के लिए ई की जरूरत है, उ की जरूरत है, री की जरूरत है, क की जरूरत है, ख की जरूरत है। इसीलिए स्वयं राजन्ते, इसीलिए स्वयं राजन्ते, वो अपने आप से कंप्लीट है, पूर्ण है। और व्यंजनों का प्रयोग जब तक उसमें किसी न किसी स्वर को नहीं मिलाया जा सकता, हम उसे उच्चारित नहीं कर सकते, उसे बोल नहीं सकते। और जब तक हम उसे बोल नहीं सकेंगे तो फिर वो वर्ण किस काम का? उच्चारण के लिए, अपने उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता लेनी ही होती है। ये उदाहरण से आप समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसे लिख भी लें। लिखने की मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आप रिवीजन करेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। व्यंजन 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 9। स्वर कितने होते थे? 9। स्वरों को क्या कहते थे? अच। स्वरों का एक घर का नाम क्या था? तो स्वरों की क्या संज्ञा? अच संज्ञा। स्वरों की क्या संज्ञा? अच संज्ञा। वैसे की वैसे ही व्यंजनों को हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। हल भी कहते हैं। व्यंजनों को हल भी कहते हैं, स्वरों को अच कहते हैं। स्वर 9 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। बात आपके समझ में आ गई हो। और व्यंजनों को बताने के लिए इस प्रकार की वर्ण के पीछे इस प्रकार की तिरछी रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में मित्रों आगे बात करते हैं, थोड़े से आगे चलेंगे तो क्यों हल कहते हैं और क्यों अच कहते हैं। स्वरों को हमने कहा ना अच कहते हैं, तो आप समझेंगे कि ये स्वरों को अच क्यों कहते हैं। तो आगे 22वें सूत्र में हम प्रत्याहार बनाएंगे तो ये प्रत्याहार क्या है, क्यों हल कहते हैं, आइए उनके
अ से लेकर अयोच के च तक एक प्रत्याहार बनेगा अच, इसलिए उसमें सारे स्वर आ जाएंगे, इसलिए इसको अच कहते हैं। और है वरट के ह से लेकर हल के ल तक एक प्रत्याहार बनेगा हल, इसलिए सारे के सारे व्यंजन उसमें आ जाएंगे, तो इसको हल कहते हैं। आप आगे समझेंगे इस चीज को। फिलहाल हमने वर्ण समझा, वर्णों में हमने समझा कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वर्ण या अक्षर कहते हैं। न शरति इति अक्षर से हमने समझा कि जिनका शरण नहीं किया जा सकता, जिनको बांटा नहीं जा सकता, जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो सब वर्ण है। और वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के वर्ण बताए। पहले बताए स्वर, और स्वर ने कहा कि जो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ले, वो सब स्वर हैं। और स्वर 33 स्वर 9 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 9। और स्वरों को अच भी कहते हैं। व्यंजन अन्वक भवति इति व्यंजन है, जो अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर आश्रित रहते ही है, वो सब व्यंजन है। व्यंजन 33 होते हैं और इन्हें हल भी कहते हैं। अब क्यों हल कहते हैं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आगे थोड़ा सा आगे चलने दीजिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं मित्रों इसके आगे की। मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने उन मित्रों को शेयर करें जो आपके शुभचिंतक है, आपकी उन्नति में आपके साथ है, आपकी प्रोग्रेस से जो बहुत प्रसन्न होते हैं, और जिनको भी आप जानते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। मित्रों हमारी कोई शुल्क तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप अगर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और जो भी इसमें कमी है आपके सुझाव बिल्कुल आमंत्रित हैं। बात करते हैं इससे आगे। तो इससे आगे हमें थोड़ी सी चीज संस्कृत में, चूंकि हम प्रवेश कर रहे हैं, संस्कृत की वर्णमाला को हम बहुत ही आसानी से पढ़ लें, इस वजह से ये चीजें पढ़ी जा रही है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। बात करेंगे वर्ग। किसकी बात करेंगे? वर्ग की। वर्ग माने क्या होता है? सामान्य सा अर्थ अगर वर्ग का करें तो वर्ग माने होता है वर्णों का समूह। वर्णों का समूह, कुछ वर्णों का समूह वर्ग के अंतर्गत आ सकता है। तो हम बात करते हैं तो इसकी थोड़ी सी लिखते हैं। उच्चारण स्थान की भिन्नता के आधार पर, उच्चारण स्थान की भिन्नता के आधार पर संस्कृत वर्णमाला में 5 वर्ग बनाए गए हैं। कितने वर्ग बनाए गए हैं? उच्चारण स्थान की भिन्नता के आधार पर संस्कृत की वर्णमाला में 5 वर्ग बनाए गए हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि वर्ग कितने हैं? संस्कृत की वर्णमाला में वर्ग कितने हैं? तो हमें 5 लिखने चाहिए। कितने लिखने चाहिए? वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। उनके नाम देख लेते हैं। कु, चु, टु, तु, पु, एते, उदित है। एक ऐसा आप याद करें तो ठीक है, वरना आप बस समझे तो भी काम चल जाएगा। 5 वर्ग हैं। क वर्ग, चू से च वर्ग, टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग और पू से प वर्ग। क माने क माने क और कु माने क वर्ग, कु माने क वर्ग, च माने च और चू माने च वर्ग, ट माने ट, केवल ट किसका बोध कराता है? केवल ट का। लेकिन जैसे ही हम इसमें ऊ जोड़ देंगे तो ट वर्ग। अब क वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5। कितने अक्षर आते हैं? वर्ग भी कितने हैं? वर्ग भी कितने बनाए गए हैं? 5। और प्रत्येक वर्ग में अक्षर भी कितने आते हैं? 5। तो 5 × 5 बराबर कितने वर्ण हो गए?
25 वर्ण, यानी कि संस्कृत की वर्णमाला में 25 वर्णों को वर्गों के अंतर्गत रखा गया है। क वर्ग में 5 अक्षर, च वर्ग में 5 अक्षर, ट वर्ग में 5 अक्षर। अगला कौन सा है? तु माने त वर्ग, पु माने प वर्ग, है ना। अब बात करेंगे इनका, और इनका एक नाम उदित भी है। क्या है? कु, चु, टू, तु, पु, इनको क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, कहते हैं उदित है, इनको उदित भी कहते हैं। अब क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो आपने पढ़ा होगा क, ख, ग, घ, ङ। क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो एक तो च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में मित्रों प, फ, ब, भ और म। संस्कृत की वर्णमाला में उच्चारण स्थान की भिन्नता के आधार पर 5 वर्ग बनाए गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पूछा जाएगा कि वर्ग कितने हैं, तो 5 लिखना पड़ेगा। और इन 5 वर्गों को पूछ, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से वर्ग नहीं है, निम्न में से वर्ग नहीं है। कु, चु, टू कैसे दे देगा? कु, चु, टू और छु, तो क्या लिखना पड़ेगा? छु। ये वर्ग नहीं है। वर्ग तो क्या है? कु है, चु है, टू है, तू है और पु है। और इन 5 वर्गों का एक नाम है उदित। क्या नाम है? उदित। अब बात करते हैं मित्रों कु। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, च, च, ज, ज, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये वर्ण है, और ये वर्ण जो है वो है उच्चारण स्थान की भिन्नता के आधार पर। उच्चारण स्थान की भिन्नता के आधार पर संस्कृत वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। इनको हम समझते हैं, थोड़ी सी देर लगेगी। क, ख, ग, घ, ङ। ये ऐसे भी हो सकता था कि क, च, छ, ड, घ, ऐसे भी हो सकता था। ये च, छ, ज, झ, ये ऐसे भी हो सकता है। च, ठ, द, ढ, ज ऐसे भी हो सकता था। लेकिन ये च, छ, ज, झ, ये च, च, ज, ज, ये ही क्यों लिखा गया, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है उच्चारण स्थान की भिन्नता के आधार पर। माने क वर्ग, जो संपूर्ण क वर्ग है, उसका सारा का सारा उच्चारण एक जगह से होता है। क आप बोल के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सारे जो वर्ण हैं ये कंठ से उच्चारित होते हैं। कहां से? कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए ये सारे वर्ण एक के बाद एक रखे गए। ऐसा नहीं क, ख, ग, च, र, ब, ऐसा कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। क के बाद ख ही क्यों? क्योंकि कंठ से उच्चारित होता है। इनका बर्थ पैलेस, इनका उच्चारण स्थान, इनका जन्म स्थान ये एक ही स्पेस के हैं, एक ही जगह से आए हैं, और इनका उच्चारण स्थान बिल्कुल सेम है। इसलिए क के बाद ख, ख के बाद ग, घ के बाद घ और घ के बाद ङ। समझ में आया? छ, छ के बाद छ, ज के बाद झ और फिर बाद में ये एक सिस्टम है। और वैसे भी आपने देखा होगा अल्पप्राण महाप्राण, अगर आपने पढ़े होंगे तो क अल्पप्राण है और क का ही महाप्राण है ख। क अल्पप्राण है, यानी कि जिसको बोलने में कम प्राणों के आपने पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। क ख, क ख का क जो है अल्पप्राण है और क का ही महाप्राण है कौन? ख। ग अल्पप्राण है और इसी का ही महाप्राण है कौन? घ। और वापस
ग अल्प प्राण है, च अल्प प्राण है, अल्प महा अल्प, ऐसे ये एक सिस्टम है। तो क वर्ग के बाद में क वर्ग के बारे में हमने पढ़ा होगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। कु वर्ग जो है, क वर्ग जो संपूर्ण है उसका उच्चारण स्थान कंठ से। आप क वर्ग को बोलकर देखेंगे तो आप यहाँ पर हाथ रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कहाँ से उच्चारित होता है। तो आप बोलकर देख सकते हैं क ख ग घ ग क ख ग घ ग। तो जब भी आप बोलेंगे तो कंठ के यहाँ पर कंपन होगा, इसलिए ये समझ में आता है कि ये सारे के सारे उच्चारण स्थान कंठ के। अब बात करते हैं च वर्ग की। तो च छ झ झ ये सारे के सारे तालु के, इसलिए इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। सारे के सारे तालु से निकलते हैं, इसलिए च वर्ग में कौन च छ ज झ ये। च वर्ग में ऐसे नहीं हुआ कि च ख ज ड द ब, ऐसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सारे के सारे निकलते कहां से हैं? तालु से। अब बात करेंगे तालु की, तो जहां से आप च छ ज झ ये बोलेंगे और जहां पर आपकी जिह्वा टकराएगी वही उच्चारण स्थान आपका तालु है, उसे ही आप तालु कहेंगे। बोल के देख लीजिए च छ ज ज य, च छ ज ज य। जो जिह्वा आपकी यहाँ पर स्पर्श कर रही है वो स्थान आपका तालु है, इसीलिए इनको एक के बाद एक रखा है। और च अल्प प्राण है और छ महाप्राण है, ज अल्प प्राण है और इसी का महाप्राण है झ, और ये अल्प प्राण। ठीक ऐसा कि ऐसा ही सिस्टम ट वर्ग में है। ट वर्ग में भी 5 अक्षर है। कितने अक्षर? वर्ग भी कितने हैं? 5। प्रत्येक वर्ग में अक्षर भी कितने हैं? 5। तो पूरे संपूर्ण जो वर्गों में गिने जाने वाले अक्षर हैं वो कितने हुए? 25। ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है मित्रों वो है मूर्धा। आपने पढ़ा होगा ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि ट बोलिए पहले, ट ठ ड ढ ण। ट ठ ड ढ ण बोलने में जिह्वा को देखिए, जीभ को देखिए, अपनी जीभ कहाँ जा रही है? ट ऐसे सिर के बल खड़ी हो रही है, गुलाटी मार रही है, सिर के बल खड़ी हो रही है और जिस स्थान को जाकर छू रही है वही स्थान आपका क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। तो ये सारे के सारे वर्ण जो है एक ही स्पेस के हैं, इसलिए एक के बाद एक रखे गए ट ठ ड ढ ण। इसके बारे में हम उच्चारण स्थान जब पढ़ेंगे तो इसका विस्तृत विवेचन करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप ये जानिए हम वर्ग पढ़ रहे हैं, इससे आप बहुत ज्यादा इसको न पढ़े तो ही अच्छा है। त वर्ग, त वर्ग जो है संपूर्ण जो त वर्ग है ये दंत से उच्चारित होता है। माने इसको उच्चारित करने के लिए, दंते वर्णों को उच्चारित करने के लिए दांतों की जरूरत होती ही है। तो बोल के देखेंगे त थ द ध न, त थ द ध न। ऐसे जिह्वा दांतों को स्पर्श कर रही है, जिह्वा दांतों को स्पर्श कर रही है और आगे से नहीं पीछे से धक्का मार रही है। जैसे बोलकर देख लीजिए त थ द ध न। इसलिए ये सारे दंतीय वर्ण हैं और प फ ब भ म इनका जो उच्चारण है वो मित्रों वो होता है ओष्ठ से, इसलिए ये ओष्ठ्य वर्ण है, होठों से इनका उच्चारण होता है। बोलिए प फ ब ब म, प प ब ब म। आप बिना होठों को यूज किए, बिना होठों को इस्तेमाल किए प प ब ब म नहीं बोल सकते, इसलिए प का भी उच्चारण ओष्ठ है। प प ब ब म ये एक ही वर्ग में रखे गए और इसलिए रखे गए क्योंकि इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है, समान है। और वैसे भी ब अल्पप्राण है, फ महाप्राण है, ब अल्पप्राण है और भ महाप्राण है। तो मित्रों एक सवाल बहुत क्लियरली पूछेगा कि वर्गाक्षर कितने हैं? वर्गाक्षर कितने हैं?
यानी कि ऐसे अक्षर जिनकी गिनती वर्गों में हुई है, ऐसे अक्षर जिनकी गिनती वर्गों में हुई है। तो वर्ग कितने हैं? 5। वर्ग कितने हैं? 5। और 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में अक्षर कितने हैं? 5 अक्षर हैं। क वर्ग में भी 5 अक्षर। क वर्ग में कौन कौन से? क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ट ड ड न त त द द न और प प ब ब न। तो प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर, माने 5 × 5 कितना हो गया? 25। और पूछेगा कि वर्गात से लिखने पड़ेंगे 25। या फिर यूं भी पूछ सकता है कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं? वर्गीय व्यंजन कितने हैं? यानी कि ऐसे व्यंजन, ये सब क्या है? व्यंजन ही है। हम व्यंजन पढ़ रहे थे तो ये सब भी क्या है? व्यंजन ही है। कैसे लेकर म तक के जितने भी वर्ण हैं ये व्यंजन ही तो है, स्पर्श व्यंजन है। हालांकि इनका वर्गों में विभाजन किया गया है, तो इसका भी उत्तर हमें 25 ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद में मित्रों हम बात करेंगे थोड़ी सी, ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। इसके बाद में थोड़ी सी मित्रों बात एक और है, जैसे हम यही समझ लेंगे तो वर्णमाला में हमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी। इन वर्णों को, व्यंजनों को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा अलग अलग बांटेंगे कि भाई व्यंजन कितने थे, कुल मिलाकर व्यंजन कितने थे? 33। कितने व्यंजन थे? 33 व्यंजन थे। स्वर कितने थे? 9। स्वरों को अच कहते थे, स्वरों की संख्या 9 थी और व्यंजन 33 थे और व्यंजनों को हल कहते थे। अब देखेंगे कि ये जो व्यंजन है किस किस रूप में विभाजित किए गए हैं। स्वरों की चर्चा हमने नहीं की है, स्वरों की चर्चा हम आगे करेंगे जब माहेश्वरी सूत्र पढ़ेंगे तब। बात करते हैं तो एक ऐसा आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, कादियो मावसानाम स्पर्शा। कादियो मावसानाम स्पर्शा। व्यंजन कितने होते हैं? यहां लिख देते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कौन कौन 33 व्यंजन होते हैं ये बात हम करने जा रहे हैं। लिखा है क आदयो। क आदयो, आदयो माने आदि। क जिसका आदि, आदि जानते हैं, आदि माने प्रारंभ, आदि माने प्रारंभ। क जिसका आदि हो, क जिसका आदि हो और म अवसाना, म अवसाना। तो क से लेकर म तक, अवसान माने समाप्ति। क जिसका आदि हो और म जिसका अंत हो, क से लेकर म तक जितने भी वर्ण हैं वो सब स्पर्शा। वो कौन से वर्ण हैं? स्पर्श वर्ण है। कौन से वर्ण हैं? स्पर्श वर्ण है। यानी कि क से लेकर म तक। अब क से लेकर म तक अपन ने पढ़ा था क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ट ड ड न त त द द न और प प ब ब म। क से लेकर म तक कितने वर्ण, कितने व्यंजन आ गए? 25। क से ऐसे लिखेंगे, क से लेकर म तक सभी वर्गीय व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। क से लेकर म तक के सभी वर्गीय व्यंजन जिनकी गणना वर्गों में हुई है, चाहे वो क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या फिर प वर्ग हो, उन सभी को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श माने होता क्या है? स्पर्श माने टच। स्पर्श माने टच, छूना। यानी कि ऐसे वर्ण जो हमारे मुख के अंदर के किसी न किसी अवयव को, किसी न किसी ऑर्गन को छू के निकलते हैं, स्पर्श करके निकलते हैं, वो सब स्पर्श वर्ण है।
आपने देखा होगा क वर्ग कंठ से निकल रहा था, तालु से निकल रहा था च वर्ग, ट वर्ग निकल रहा था मूर्धा से, त वर्ग निकल रहा था दंता से और प वर्ग निकल रहा था ओष्ठ से। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ ये हमारे मुंह के अंदर वर्णों को उच्चारण करने वाले कुछ अवयव है, कुछ ऑर्गन है। यानी कि कंठ से निकलते ही जो वर्ण कंठ को स्पर्श करे वो भी कौन से वर्ण? स्पर्श। जो वर्ण तालु को स्पर्श करे वो वर्ण भी कौन से? स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श माने टच, जो टच करे वो स्पर्श वर्ण, जो मूर्धा को स्पर्श करे वो भी स्पर्श वर्ण, जो दंत और ओष्ठ को भी स्पर्श करे वो भी स्पर्श वर्ण। तो कुल मिलाकर कितने स्पर्श वर्ण हो गए? 25। और इसका एक सूत्र है, इसे आप याद रखें या नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए कि कादियो माउसाना का, तो आपको लिखना चाहिए स्पर्शा, और क से लेकर म तक के सभी वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मित्रों थोड़ी सी बात और करेंगे, और एक सूत्र है यणो अंतस्था, यणो अंतस्था, ऐसा सूत्र है यणो अंतस्था। व्यंजन कितने थे? 33। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अब कितने बचे? 8 बचे। 8 देखना है तो लिखा है यणो अंतस्था। यणो, यण, यण एक प्रत्याहार। यण क्या है? प्रत्याहार है। और प्रत्याहार क्या है इसे हम आगे समझेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे तो। यण प्रत्याहार में आप ये समझ लीजिए कि जो यण प्रत्याहार में है वो ये, व, र और ल, 4 वर्ण यण प्रत्याहार में आते हैं। कौन कौन से? ये, व, र, ल। और यणों यानी यणों को अंतस्था, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कैसे व्यंजन? यण प्रत्याहार में ये, र, ल, व ये 4 वर्ण आते हैं। चार वर्ण आते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। 25 कैसे लेकर म तक 25 हो गए। यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। कितने? ये, व, र और ल, 4 वर्ण आते हैं। तो 25 धन 4 कितने हो गए? 29। अंतस्थ इनको क्यों कहते हैं? थोड़ी सी ये समझ लीजिए बात। अंतः माने अंदर ही, स्थ माने जो स्थित है, यानी कि जिनको उच्चारित करने के लिए, जिनको उच्चारित करते समय वो वर्ण ऐसे लगते हैं कि जैसे अंदर ही स्थित हैं। जैसे आपने प, फ, ब, भ, म ऐसे बोला तो लगा कि ये प निकलकर ऐसे जा रहा है, प, प, ब, ब, म। लेकिन अंतस्थ में ऐसा नहीं है। आप बोल के देखिए, य, व, र, ल, य, व, र, ल, य, व, र, ल, यानी कि अंदर से ही निकल रहे हैं और अंदर ही समाप्त हो रहे हैं, अंदर ही स्थित है। ऐसे वर्ण अंतस्थ कहलाए। और अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। कितने वर्ण हैं? 4। अब बात करेंगे मित्रों थोड़ी सी आगे, सल उस्माण। सल उस्माण है, ऐसा सूत्र है। सल भी एक प्रत्याहार है, यण भी एक प्रत्याहार है। तो सल प्रत्याहार में आने वाले श, श, श और ह, सल प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? श, श, श और ह। स, श, स और ह, ये 4 वर्ण सल
शकशल, स श श और हल से एक प्रत्याहार बनेगा, स से लेकर हल तक शल, और 4 वर्ण आते हैं। ये 4 वर्ण ऊष्म, कैसे ऊष्म व्यंजन है। ये 4 वर्ण क्या है मित्रों, ऊष्म व्यंजन है। तो सल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का क्रम भी आपको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। श स और ह 4 वर्ण हैं और इनको ऊष्म कहते हैं। क्यों ऊष्म कहते हैं, तो इनके उच्चारण में जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श श श श श और ह, जब भी आप इसे बोलेंगे तो आप यहाँ अपने यहाँ हाथ रखकर बोलेंगे तो लगेगा कि आपको गर्म वायु बाहर निकल रही है। श श और ह, श श श और ह, तो गर्म वायु बाहर निकलती है, ऊष्म वायु का निष्कासन होता है, इसलिए इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है, इनकी भी संख्या 4 है और ये है 25। तो 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, कैसे लेकर मैं तक सारे के सारे टचिंग वर्ण और स्पर्श वर्ण, और 4 वर्ण जो है वो अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 वर्ण हो गए ऊष्म वर्ण। कितने हो गए, 33। तो व्यंजन तो कितने हैं, 33। मित्रों वीडियो अगर बहुत अच्छा आपको लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपके कमेंट, आपके सुझाव आमंत्रित है, हमें पुनर्बलित करते हैं। आगे की वीडियो बहुत जल्द लाएंगे, लेकिन आप वीडियो में कैसा लगा ये हमें बताएं, बहुत जरूरी है, और आपके सारे सुझाव आमंत्रित हैं। और उन मित्रों को आप जरूर शेयर करें जिन्हें आपकी चिंता है, आपकी उन्नति में जो भागीदार है। इसलिए बहुत बहुत वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। बहुत ही जल्द आपको